नमस्कार, स्वागत है आप लोग का फिर से एक बार सोनू बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में। तो हम लोग कर रहे थे 2021 का नीट का क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन, जिसमें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में 10 क्वेश्चन लगा लिए थे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो एक कंटिन्यूएशन में चलेगी वीडियो, आपकी 5-6 वीडियो बन जाएंगी, क्योंकि 30 मिनट्स की तो लास्ट वीडियो ही बन गई थी। तो 10 क्वेश्चन में हमें लग गए थे करीब 30 मिनट्स। इसी हिसाब से मैंने कहा 30, 40, 50 मिनट की क्वेश्चन डाल देता हूँ। अगर 90 क्वेश्चन एक ही उसमें डिस्कस कर दिए तो हो जाएंगे 4 घंटे, जिसमें आप लोग पक्के गिर जाओगे फके फल की तरह। ठीक है, तो चालू करते हैं। चलिए हम लोग आगे उससे जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, तो बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 111 की। क्वेश्चन नंबर 111 की, निम्नलिखित में से कौन सा पादपों में द्वितीय उपापचय नहीं है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट नहीं है। तो देखिए, ये आपकी एनसीईआरटी में तक क्लियरली मेंशन नहीं है। आप एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर लीजिए कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं और प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक क्या होते हैं। तो प्राथमिक उपापचय वो हैं जो उपापचय के द्वारा उत्पाद हमारी बॉडी में बन रहे हैं, वो प्राथमिक उपापचय कहलाते हैं। और इनका काम क्या है? इनका काम है मेनली जीवों की वृद्धि में, ग्रोथ में, वृद्धि में, रिप्रोडक्शन, पुनर्जनन में, और उसकी डे टू डे एक्टिविटी में, रोज़मर्रा की दिनचर्या में हेल्प करते हैं। तो जीवों की वृद्धि, पुनर्जनन और दिनचर्या, रोज़मर्रा की दिनचर्या में ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हेल्प करते हैं। जबकि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं करते। जीवों की वृद्धि, ग्रोथ से उसका कुछ लेना देना नहीं, रिप्रोडक्शन से कुछ लेना देना नहीं, डे टू डे एक्टिविटी, रोज़मर्रा की दिनचर्या से उसका कुछ लेना देना नहीं। ये कॉन्सेप्ट डेवलप कर लीजिए, आपको बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है जी। और ये आपका 9.3 टेबल जो है आपकी 9th चैप्टर की बायोमोलिक्यूल की, उसमें ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स दे रखे हैं, उनको रट्टा मार लीजिएगा, आपके काम आएगा। तो इनमें से कौन से द्वितीयक उपापचय नहीं है? विनब्लास्टिन, कुरकुमिन ड्रग्स होती हैं, बिल्कुल ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। रबर गोंद पॉलीमेरिक सब्सटेंसेज हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। मॉर्फिन, कोडीन, एल्केलॉइड्स हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। अमीनो एसिड, ग्लूकोज, ये आपके प्राथमिक उपापचय जो होते हैं, सेकेंडरी नहीं होते। तो ये तीनों तो सेकेंडरी की कैटेगरी में आ रहे हैं, ये नहीं आ रहा। आपको चुन लेना है विकल्प नंबर 4 को 4 नंबर जेल में डालने हैं, आगे चल देना है जैसे कि मैं चल दिया। प्रकृति में अंतराजाति प्रतिस्पर्धा के बावजूद, प्रतिस्पर्धा करने वाले जातियों ने अपनी उत्तरजीविता के लिए कौन सी विधि का विकास किया है? तो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन हो रहा, अंतराजाति कंपटीशन हो रहा। ठीक है जी, अंतराजाति कंपटीशन हो रहा, लेकिन उस कंपटीशन को प्रतिस्पर्धा करने वाली जातियों ने अपनी तो ये कंपटीशन जो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन हो रहा है, उस प्रतिस्पर्धा के बावजूद जो कंपटीशन कर रही हैं दो स्पीसीज, इन स्पाइट ऑफ इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन इन नेचर, which mechanism the competing species might have evolved during their survival। तो ये पूछा गया है कि कौन सी ऐसी तरीका निकाल लिया है जातियों ने जिससे वो उत्तरजीविता के लिए कौन सी विधि का विकास किया। तो संसाधन, रिसोर्स पार्टीशनिंग, संसाधन विभाजन। देखिए, घर में एक ही साइकिल है, ठीक है, एक ही मोटरसाइकिल है, और उस मोटरसाइकिल को आपका बड़ा भाई भी चलाना चाहता है और आप भी चलाना चाहते हैं। अब बड़ा भाई आपको चाबी दे नहीं रहा, तो आप क्या करोगे? आप देखोगे जब बड़ा भाई सो गया, आप गाड़ी की चाबी लेके घुमाने निकल जाओगे। किसको? समझ गए होगे आप खुद किसको। तो ये होता है रिसोर्स पार्टीशनिंग। मतलब जब एक स्पीसीज रिसोर्स का इस्तेमाल नहीं कर रही, दूसरी स्पीसीज इस्तेमाल कर ले। जैसे कि मानिए खूब बड़ा पेड़ है, उस पेड़ पे डिफरेंट स्पीसीज़ अपना घोंसला बनाए हैं। तो यहाँ पे वल्चर भी है। वल्चर की प्रेजेंस में कोई स्मॉल बर्ड उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रही, नहीं आ रही, लेकिन जब ये वल्चर यहाँ नहीं बैठा होगा तो वो आके यहाँ पे इस्तेमाल करके उसका फ़ायदा ले सकती है। तो अंतराजाति प्रतिस्पर्धा के बावजूद प्रतिस्पर्धा करने वाली जातियों ने अपनी उत्तरजीविता के लिए कौन सी विधि का विकास किया? हमारा आंसर होगा संसाधन विभाजन, रिसोर्स पार्टीशनिंग। ओके, ये आपका जवाब हो गया। चलिए आगे चलें। अंतराजाति परिजीविता को
अंतर्जातीय परिजीवता को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है? अंतर्जातीय परिजीवता एमेंसेलिज्म। तो दो विभिन्न जीवों के बीच में, दो विभिन्न जीवों के बीच में 6 तरह का रिलेशनशिप हो सकता है। या तो उनके बीच में म्यूचुअलिज्म सहोपकारिता हो सकती है, तो दोनों को फ़ायदा मिलेगा। म्यूचुअलिज्म में उपकारिता में दोनों को म्यूचुअलिज्म बेनिफिट मिल रहा। एक होता है जी परजीवी में एक को बेनिफिट एक को घाटा। एक होता है प्रिडेशन शिकार, तो एक को फ़ायदा एक को घाटा। अंतर्जातीय परिजीवता में एक को नुकसान होता है और दूसरे को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो एमेंसेलिज्म, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अंतरप्रजातीय परिजीवता, इसमें एक जाति का तो नुकसान हो रहा है और एक जाति को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, उसको ना तो फ़ायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है। तो आपने चुन लेना है विकल्प नंबर 3 को। ठीक है जी, ये एमेंसेलिज्म हो गया। कॉमनसेलिज्म में एक को फ़ायदा मिलता है और एक को कुछ नहीं, वो कहलाता है कॉमनसेलिज्म। ठीक है, यहाँ पे एमेंसेलिज्म की बात हो रही है, अंतर्जातीय परिजीवता की बात हो रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। ओके, चलिए आगे चलता हूँ। परिपक्व अवस्था में एक पारूपी, एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एंडोस्पर्म एम्ब्रायोसैक का भ्रूण कोश का एम्ब्रायोसैक का एक प्रारूपी, एक टिपिकल, तो ये आप देखेंगे कि इसमें चलाजल एंड पे 3 एंटीपोडल सेल हैं, माइक्रोपाइल एंड पे एग अपरेटस है जिसमें 2 सिनर्जिड हैं और एक एग है, और बीच में सेंट्रल सेल है, एक लार्ज सेंट्रल सेल है। तो टोटल इन ऑल 7 सेल होती हैं, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड होता। 7 सेल 7 कोश की और 8 न्यूक्लिएटेड 8 न्यूक्लियस है। एक टिपिकल हमारा, एक परिपक्व अवस्था में, मैच्योर अवस्था में, एक प्रारूपी, एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक आवृत बीजी एंजियोस्पर्मिक भ्रूण कोश एम्ब्रायोसैक। एक आवृत बीजी भ्रूण कोश एम्ब्रायोसैक में कौन सी क्या होता है? तो 7 सेल्स हैं, एंटीपोडल एंड पे, चलाजल एंड पे 3 एंटीपोडल सेल हैं, 3 तो एंटीपोडल सेल हैं चलाजा पे। एग अपरेटस है, एग अपरेटस में 3 सेल्स हैं, 2 सिनर्जिड है सहायक और एक ये आपकी बड़ी एग सेल है, अंडा सेल है, और एक ये सेंट्रल सेल है। तो टोटल इन ऑल 7 सेल्ड है और 8 न्यूक्लिएटेड है। ठीक है जी, आपने टिक किसको कर लेना है? 8 केंद्र की और 7 कोश की, इसको टिक कर लेना है। आगे चलता हूँ। सौरगम में CO2 स्थिरीकरण के पश्चात पहला स्थायी उत्पाद क्या? देखिए, प्लांट्स 2 तरह की कैटेगरी में बांटे गए हैं, C3 और C4। तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण होता है तो पहला जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें 3 कार्बन एटम है कि 4 कार्बन एटम है, उस हिसाब से C3 और C4 श्रेणी बनाई गई है। तो C3 प्लांट जो होते हैं उसमें जो पहला एक्सेप्टर है, जो स्वीकार करता है कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन को, वो हमारा रिबुलोस बाइफॉस्फेट है, जिसके पास 5 कार्बन एटम होते हैं। इससे एक CO2 एसिमिलेट हुआ, इस पे 5 कार्बन है और यहाँ से एक कार्बन आया। इन्होंने बनाए 2 मॉलिक्यूल फास्फोग्लिसरिक एसिड के, 2 मॉलिक्यूल बन गए 3 कार्बन वाले। तो 2 3 6 कार्बन है, यहाँ पे 5 था, एक बाहर से आया 6। आपके पास 5 रुपये थे, 1 रुपया बाहर से मिला, 6 रुपये, दो जगह बांट दिए, 3 रुपये, 2 मॉलिक्यूल बन गए PGA। ये इस तरह का, जिसमें पहला प्रोडक्ट जो बन रहा है पादप, इस तरह का पादप जिसमें पहला प्रोडक्ट जो बन रहा है फास्फोग्लिसरिक एसिड होता है, उसको हम लोग C3 कैटेगरी का प्लांट बोलते हैं। और C4 में जो पहला एक्सेप्टर है वो फास्फोइनोल पाइरुवेट है, जो स्वीकार कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन को। इसमें 3 कार्बन है, अब इससे जुड़ी कार्बन डाइऑक्साइड और इसने 4 कार्बन वाला प्रोडक्ट बना दिया, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जिसके पास 4 कार्बन है, इसलिए C4 प्लांट कहलाता है। तो सौरगम जो है हमारा C4 प्लांट का एग्जाम्पल है, इसलिए पहला स्थायी प्रोडक्ट क्या बनाएगा?
पहला स्थायी प्रोडक्ट ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बना रहा। डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी। ठीक है जी, चलिए आगे चलें। पर्यावरण के अति उत्पन्न पादप विभिन्न पथों का अनुसरण करते हैं। पर्यावरण में सर्दी गर्मी चेंज हो रहा तथा विभिन्न प्रकार की संरचनाओं के निर्माण के लिए विभिन्न अवस्थाओं का अनुसरण करते हैं और जैसा कि बाहर का वातावरण होता है उस हिसाब से अपनी संरचना को बदल लेते हैं। इस क्षमता को क्या कहते हैं? इस क्षमता को माफ़ करिएगा, इस क्षमता को प्लास्टिसिटी कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा सुघट्यता। सुघट्यता इसका आंसर है, इसको टिक लगा लीजिए। समझ गए आप, आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, डायरेक्ट लाइनर क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। चलिए आगे चलें। निम्नलिखित को सुमेलित करिए, करते हैं भाई। चलिए, कह रहा है कि जीव द्रव, निम्नलिखित को सुमेलित करिए। जीव द्रव संलयन, पादप ऊतक संवर्धन, मेरिस्मेटिक संवर्धन, सूक्ष्म प्रवर्धन। जी, तो क्वेश्चन ये वाला है हम लोग का, जो इस समय हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सूची को मिलाइए। जीव द्रव संलयन, पादप ऊतक संवर्धन, मेरिस्मेटिक कल्चर, सूक्ष्म प्रवर्धन। तो ये सब क्या है? इन सबको आपकी बुक एनसीईआरटी में दे रखा है, स्ट्रेटजीज फॉर फूड इन्हांसमेंट में दे रखा है। उसमें हम लोगों ने देखा, उसमें बताया गया कि हम लोग लैब में पौधे के किसी भी भाग का इस्तेमाल करके उसका हम लोग कल्चर बना के पौधे के पूरे पौधे को डेवलप कर सकते हैं। ये बताया गया। तो उसके लिए आपको कल्चर मीडियम में क्या लेना है? कल्चर मीडियम प्रोवाइड करना है जिसमें कि अमीनो एसिड्स हो, विटामिन हो, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हो, साथ के साथ शुगर हो और शुगर में कार्बन का सोर्स हो, मिनरल सॉल्ट्स हो। उनको लेंगे आप, कार्बन का सोर्स हो, मिनरल सॉल्ट्स हो, विटामिन हो, अमीनो एसिड हो और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, प्लांट ग्रोथ हार्मोन हो। तो उससे आप देखेंगे कि छोटे से प्लांट के टुकड़े से आप एक पूरा प्लांट बना सकते हैं। ठीक है जी, इसको हम लोग टिश्यू कल्चर बोलते हैं। और इस प्रक्रिया के द्वारा जो ये क्षमता है टिश्यू कल्चर, ये जो टिश्यू कल्चरिंग करने की क्षमता है, इस प्रक्रिया को टिश्यू कल्चर बना सकते हैं हम लोग। उसकी क्षमता को, जो आपने प्लांट का पार्ट लिया जिसको एक्सप्लांट बोलते हैं, इस क्षमता को टोटीपोटेंसी बोलते हैं। इस क्षमता को हम लोग टोटीपोटेंसी बोलते हैं, पूर्ण शक्तता बोलते हैं। और मेरिस्मेटिक सेल्स इतनी तेज डिवाइड होती हैं कि उसमें विषाणु मुक्त पादप बनता है। वायरस का इन्फेक्शन नहीं होता क्योंकि इतनी तेज़ी से वो डिवाइड होती है कि मेरिस्मेटिक संवर्धन के द्वारा विषाणु युक्त हम लोग पादप बना सकते हैं। ठीक है जी, और इसको हम लोग प्लांट टिश्यू कल्चरिंग कहते हैं। और प्लांट टिश्यू कल्चरिंग के द्वारा जो प्रोड्यूस हो रहा है, जो चीज़ प्रोड्यूस हो रही है वो इतनी तेज़ी से हो रही है कि उसको हम लोग माइक्रो प्रोपोगेशन बोलते हैं। और माइक्रो प्रोपोगेशन के द्वारा जो चीज़ें बनती हैं उसमें जेनेटिक वेरिएशन नहीं आते, वो सभी एक जैसे होते हैं, तो उनको हम लोग सोमा क्लोन बोलते हैं। अब हमने ये सब जानने के बाद आइए हम मिला लेते हैं जीव द्रव संलयन। और अगर आप प्रोटोप्लास्ट को मिला देंगे, प्रोटोप्लास्ट क्या है? कोई भी ऐसी सेल जिसमें सेल वॉल हो उसको आप रिमूव कर दीजिए तो जो पीछे बचेगा वो प्रोटोप्लास्ट कहलाएगा। प्लांट सेल जिसमें सेल वॉल हो उसको आप एंजाइमेटिक एक्टिविटी के द्वारा उसकी सेल वॉल रिमूव कर दीजिए तो व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड, जो पीछे रह जाएगा प्रोटोप्लास्ट कहलाएगा। प्रोटोप्लास्ट हम लोग दो अलग अलग सेल का जोड़ सकते हैं, जैसे कि टोमेटो और पोटैटो। पोटैटो आलू, टोमेटो टमाटर, उसको अगर आपने दो के प्रोटोप्लास्ट को जोड़ दिया तो संकर बन गया जिसको पोमेटो बोलते हैं। तो जीव द्रव संलयन के अपोजिट आ जाएगा पोमेटो। ए के अपोजिट लिख लीजिए 2। प्लांट टिश्यू कल्चर, ये क्षमता जो है उसकी टोटीपोटेंसी, बी के आगे लिख लीजिए 1। मेरिस्मेटिक संवर्धन के द्वारा हम लोग विषाणु युक्त पादप, क्योंकि इतनी तेज़ी से डिवाइड होते हैं कि उसमें विषाणु युक्त पादप बनता है। और सूक्ष्म परिवर्धन, माइक्रो प्रोपोगेशन के द्वारा जो फसल आप उगा रहे हैं, जो प्लांट्स बना रहे हैं बड़ी तेज़ी से, थाउजेंड्स की संख्या में, वो एक समान होते हैं, उनमें वेरिएशन नहीं होता, वो कहलाते हैं सोमा क्लोन। तो डी के अपोजिट लिख लीजिए 3। 2 1 4 3, 2 1 4 3, ये इसका आंसर है। ठीक है जी, चलिए आगे चलता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा एक पीसीआर, अब हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 18 पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का अनुप्रयोग नहीं है, यूज़ नहीं है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का इसमें से कौन सा ऐसा है जो यूज़ नहीं है?
तो पृथक किए गए प्रोटीन का शुद्धिकरण में हम लोग पीसीआर का इस्तेमाल नहीं करते। जीव उत्परिवर्धन पता लगाने में, डिटेक्शन ऑफ जीन म्यूटेशन पता लगाने में पीसीआर का इस्तेमाल किया जा सकता है। मॉलिकुलर डायग्नोसिस में, आणविक निदान में पीसीआर का इस्तेमाल किया जाता है। जीन एम्प्लीफिकेशन में पीसीआर का इस्तेमाल किया जा सकता है। पीसीआर प्रक्रिया क्या है कि एक आपके पास टुकड़ा हो डीएनए का, आप उसके मल्टीपल कॉपीज़ बना सकते हैं पीसीआर के द्वारा। पूछा आपसे, पीसीआर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो इसके जो स्टेप हैं, तीनों स्टेप के आपको नाम याद होने चाहिए, किस टेम्परेचर पे हो रहे हैं याद होना चाहिए, कौन सा एंजाइम टेक्नोपॉलीमरेज यूज़ कर रहे हैं, किससे निकलता है, थर्मस एक्वेटिकस से निकलता है, वो आपकी बैक्टीरिया है। उस एंजाइम का फ़ायदा क्या है कि वो हीट से डिग्रेड नहीं होता, ताप से उस पर फ़र्क नहीं पड़ता। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक इम्पॉर्टेंट आपके लिए टॉपिक है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में उसने पूछा है क्या उपयोग नहीं है, इसमें से कौन सा उससे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के द्वारा उपयोग में नहीं लाया, मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के द्वारा इसमें उपयोग नहीं किया जा रहा। पृथक किए गए प्रोटीन के शुद्धिकरण में पीसीआर का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ठीक है जी, चलिए आगे चलें। निम्नलिखित में कौन सा शैवाल केराजीन उत्पन्न करते हैं? तो देखिए, केराजीन और एल्गिन दो दे रखे हैं और ये हाइड्रोकोलाइड्स है। ये आपकी बुक में दे रखा है चैप्टर 3 में, हाइड्रोकोलाइड्स है। हाइड्रोकोलाइड्स क्या होते हैं? वो सब्सटेंसेस, वो चीज़ें हैं, वो पदार्थ हैं जो मॉइस्चर को होल्ड करती हैं, पानी को होल्ड करती हैं, मॉइस्चर को, नमी बरकरार रखती है। तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं ट्रांसशिपमेंट में। आपने चाइना से माल मंगाया और कोई ऐसा माल मंगाया जिसमें नमी की उपस्थिति बनी रहे, नम बना रहे, तो उसके चारों तरफ इन चीज़ों के, इन शैवालों को यूज़ कर लेते हैं ताकि पानी की उपस्थिति बनी रहे, हल्की फुल्की नमी बनी रहे। ठीक है जी। तो हाइड्रोकोलाइड्स दो तरह के हैं, एल्गिन और केराजीन। एल्गिन का उत्पादन हो रहा है ब्राउन एल्गा से और केराजीन का उत्पादन हो रहा है रेड एल्गा से। तो रेड एल्गा हमारे लाल शैवाल को, इसको टिक लगा लीजिए, आगे बढ़िए। ठीक है। नीले हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गा हरित शैवाल, ग्रीन एल्गा ब्राउन शैवाल। तो एल्गिन अगर होता हम कहते ब्राउन शैवाल को टिक लगाइए। केराजीन रेड शैवाल, लाल शैवाल से उत्पन्न होता है, इसको आप टिक लगाइए। 4 नंबर आपके पक्के हुए अच्छे से। और हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। जनकों द्वारा युग्मकों का उत्पादन, युग्मज का निर्माण तथा F1 F2 पादपों को निम्नलिखित में किस चित्र द्वारा समझाया जाता है? तो पुनेट स्क्वायर है, पनेट स्क्वायर के द्वारा हम लोग समझा सकते हैं। पनेट स्क्वायर ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें एक तरफ ऊपर की तरफ हम एक जनक के गैमीट जो बन सकते हैं वो लिखेंगे, दूसरी तरफ दूसरे जनक के गैमीट लिखेंगे और उन दोनों के संलयन से, निषेचन से जो युग्मज बनेगा उसका हम लोग जीनोटाइप यहाँ पे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो मानिए ये आपका 2 प्लांट है, एक प्लांट है जिसका जेनेटिक मेकअप ये है और दूसरा प्लांट है जिसका जेनेटिक मेकअप ये है। अब हम कहें इसका आप वो बना दीजिए पुनेट स्क्वायर। तो इस प्लांट के द्वारा बनने वाले जो गैमीट होंगे, युग्मक होंगे, वो एक ही तरह के, क्योंकि इसका जेनेटिक मेकअप जो है, अनुवंशिक विन्यास जो है, उसमें दोनों जगह एक ही तरह का एलील है। तो इस वजह तो कैपिटल T एक ही तरह का युग्मक बना। इधर इसके 2 तरह के बन जाएंगे, ऐसा गैमीट जिसमें ये वाला एलील और ऐसा गैमीट जिसमें ये वाला एलील। तो 50% इसके आधे इस तरह के बनेंगे, आधे इस तरह के। तो यहाँ पे 2 तरह के बन गए। अब इनका, इस वाले का निषेचन इससे हो सकता है, जो रिजल्टेंट परिणाम स्वरूप युग्मज बनेगा उसका जेनेटिक मेकअप ये होगा। और अगर ये वाला गैमीट, उस गैमीट में, जिस गैमीट में छोटा t हमारा एलील है, उसका फ्यूज़न अगर इससे हो जाए तो ये बन जाएगा। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, दिखाने का तरीका चित्र के द्वारा, आरेख के द्वारा, ये किन्होंने डेवलप किया था? रेजिनाल्ड पुनेट ने। पुनेट स्क्वायर कहलाता है। इसको आप पुनेट वर्क को टिक करिए, आगे बढ़िए। ठीक है जी, चलिए आगे चलें। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? परिकेंद्रीय अवकाश केंद्रक के अंदर उपस्थित पदार्थों और कोशिकाग्र में उपस्थित पदार्थों के बीच अवरोध का काम करता है। केंद्रक और कोशिका द्रव के बीच दोनों दिशा में प्रोटीन और RNA अणुओं के लिए एक पथ की तरह कार्य करते हैं। ठीक है।
परिपक्व चालनी नलिका तत्वों में एक स्पष्ट केंद्रक तथा साधारण कोशिका द्रव उपांग होते हैं। सूक्ष्मकाय पादपों और जंतुओं दोनों में पाई जाती है। पूछ रहा जी कौन सा कथन गलत है। ओके, तो क्वेश्चन था हम लोग का निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है जी। परिकेंद्रीय अवकाश, तो ये न्यूक्लियस आप देखेंगे यूकैरियोटिक सेल में, ये जो न्यूक्लियस है उस पर डबल मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। यहाँ बना आरएनए, आरएनए इस न्यूक्लियर पोर से बाहर आ गया, यहाँ बनी प्रोटीन उस आरएनए के संश्लेषण से, और अगर ज़रूरत है तो ये प्रोटीन इधर चली गई। दोनों दिशाओं में चीज़ों का आदान प्रदान हो सकता। तो पेरिकेंद्र की अवकाश केंद्रक के अंदर उपस्थित पदार्थों और कोशिका द्रव में उपस्थित पदार्थों के बीच अवरोध का काम करता है। ये है पेरीन्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, तो परिकेंद्रीय अवकाश और ये है न्यूक्लियर पोर, ये है न्यूक्लियर पोर, ये है केंद्रक छिद्र, ये, और ये है पेरीन्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, तो पेरीन्यूक्लियर स्पेस अवरोध पैदा करता है। ठीक है, केंद्रक छिद्र केंद्रक और कोशिका द्रव के बीच दोनों दिशाओं में प्रोटीन और आरएनए अणुओं के बीच पथ की तरह कार्य करता है। ये बात भी ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है। फिर से देख लीजिए, थोड़ा चिकड़ पिगड़ हो गया था, गड़बड़ हो गया था, फिर से देख लीजिए। ये हमने बना दिया, ये डीएनए बना दिया, ये पेरीन्यूक्लियर स्पेस, ये न्यूक्लियर पोर, नाभिकीय केंद्र। तो यहाँ कोई आरएनए बना, बाहर आ जाएगा और बाहर आने के बाद इसका हुआ ट्रांसलेशन, बनी प्रोटीन। ज़रूरत है अगर प्रोटीन केंद्रक के अंदर जा सकती है। तो न्यूक्लियर पोर एक पैसेज की तरह काम कर रहा है, ये दूसरा स्टेटमेंट ठीक। पेरीन्यूक्लियर स्पेस अवरोध बैरियर बना रहा है, ठीक। दो बातें ठीक हैं, आगे चलते हैं। तीसरी बात कह रहा है परिपक्व चालनी नलिका तत्वों में एक स्पष्ट केंद्रक होता है। सीयू ट्यूब सेल्स में नहीं होता। कंपेनियन सेल्स का न्यूक्लियस, जो उसकी कंपेनियन सेल है, सहायक कोशिकाएं हैं, उनका न्यूक्लियस इसकी हर गतिविधि को नियंत्रित करता है। तो परिपक्व चालनी नलिका तत्वों में एक स्पष्ट केंद्रक होता है, ये कथन गलत है। हमसे पूछा गया था कौन सा कथन गलत है, तो तीसरा कथन गलत है। ठीक है जी, इसको लगाइए टिक, आगे बढ़िए। जैमा किसमें पाए जाते हैं? तो जैमा किसमें पाए जाते हैं? कह रहा जी आवृत बीजी में जिम्नोस्पर्म्स को हटा दीजिए, टेरिडोफाइट्स को हटा दीजिए। अब बचा आपका लीवरवर्ट्स और मोसेस में से, इसी में से। तो पूछा गया है कि जैमा किस में पाए जाते हैं? लीवरवर्ट्स की मोसेस में। आपका आंसर होगा लीवरवर्ट्स में। लीवरवर्ट्स में पाए जाते हैं जैमा, और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सहायक होते हैं, लैंगिक जनन में सहायक होते हैं। तो मल्टीसेलुलर ग्रीन, मल्टीसेलुलर है, ग्रीन है, और ये एसेक्सुअल बड्स है, कलिका है। तो जब ये लीवरवर्ट से टूट के निकली और धरती पे स्थापित हुई, तो फिर वहाँ नया लीवरवर्ट बना देती है। तो कुछ लीवरवर्ट में आपका आंसर हो जाएगा जैमा मिलते हैं, जो उसके अलैंगिक जनन में सहायक होते हैं। और ये जिनमें बनते हैं उनको हम लोग जैमा रिसेप्टिकल्स बोलते हैं। जैमा रिसेप्टिकल्स, जैमी पात्र, रिसेप्टिकल्स पात्र। तो कुछ लीवरवर्ट में आप लगा दीजिए टिक। अनावृत बीजी में, जिम्नोस्पर्म्स में नहीं बनते, टेरिडोफाइट में नहीं, मोसेस में नहीं, लीवरवर्ट्स में। ठीक है जी, आगे बढ़ता हूँ। सेंट्रल डोग्मा का सिद्धांत का पूर्ण प्रवाह चित्र है। ठीक है, तो डीएनए से डीएनए का बनना ये कहलाता है रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए का बनना कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए के बनना प्रोटीन ये कहलाता है ट्रांसलेशन। तो डीएनए से डीएनए का बनना प्रतिकरण हो गया, डीएनए से आरएनए का बनना, ये देखिए ये एक प्रक्रिया जो दिखा रहा है, ये दिखा रहा है डीएनए से डीएनए का बन गया रेप्लिकेशन, प्रतिकृतिकरण। उसने अपनी प्रतिकृति, अपनी रेप्लिका बना ली, अपनी फोटोकॉपी कर ली। तो डीएनए से डीएनए का बनना ए प्रतिकृतिकरण, डीएनए से आरएनए का बनना अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन, और मैसेंजर आरएनए के ट्रांसलेशन से बन जाती है यहाँ पे प्रोटीन। तो डी है प्रोटीन और ये है रूपांतरण। तो हमारा जवाब हो जाएगा प्रतिकरण, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, प्रोटीन। ये आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आप इसी को चुन लीजिए। सबसे पहले डीएनए से डीएनए का बनना, फिर समझ लो भाई डीएनए ने डीएनए बनाया, डीएनए पे डीएनए बना, रेप्लिकेशन, प्रतिकृतिकरण, डीएनए से आरएनए बना, ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन। ठीक है, और उस मैसेंजर आरएनए से बन जाए अगर प्रोटीन,
उसके रूपांतरण से, ट्रांसलेशन से तो बन गई प्रोटीन, रूपांतरण, और यहाँ पे हो गया प्रोटीन। ठीक, तो सेंट्रल डोग्मा का पूर्ण प्रवाह ये है। चलूँ आगे, चलिए। आगे कह रहा है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज़ द करेक्ट। अभी मैंने आपसे कहा था कि पीसीआर में आपसे पूछा जाता है कि 3 इसके कहिए कि स्टेप हैं, वो स्टेप कौन से हैं। तो सबसे पहले होगा डीनेचुरेशन। जब आप उसको गर्म करेंगे तो इसके जो डीएनए के 2 स्ट्रैंड हैं एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, वो होता है डीनेचुरेशन। ठीक है जी, सबसे पहले हुआ डीनेचुरेशन। अब बात उसके बाद आप उसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे, एनीलिंग। एनीलिंग में क्या होगा कि ये जब दोनों अलग अलग हो गए, डीएनए आपको पता है डबल स्ट्रैंड होता है, उसमें 2 रज्जुक होते हैं, और ये जब आपने गर्म किया इनके ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूटे, दोनों रज्जुक अलग अलग हो गए। ठीक है, तो उसको कह दिया आपने डीनेचुरेशन, निष्क्रियकरण। अब इस पर यहाँ पे प्राइमर अटैच हो जाएगा और यहाँ पे प्राइमर अटैच हो जाएगा, इसको बोलते हैं एनीलिंग, एनीलीकरण। तो सबसे पहले डीनेचुरेशन हुआ, उसके बाद एनीलिंग हुई, उसके बाद इसमें न्यूक्लियोटाइड जुड़ते चले जाएंगे 3rd प्राइम एंड पे, और ये लंबा होता चला जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंशन। ठीक है जी, तो डीनेचुरेशन सबसे पहले हुआ, निष्क्रियकरण, उसके बाद तापानुशीलन हुआ, एनीलिंग हुई, और उसके बाद प्रसार हुआ, एक्सटेंशन हुआ। ये इसके सही स्टेप का 3 स्टेप है, 3 का सही क्रम है। तो सबसे पहले निष्क्रियकरण, गर्म करने पे ये पिघला, ये जो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, डबल रज्जुक है एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। इधर अगर एडिनिन तो इधर थाइमिन, इधर साइटोसिन तो ग्वानिन, एडिनिन थाइमिन, थाइमिन एडिनिन, साइटोसिन ग्वानिन, ये आपको पता ही होगा। तो वहाँ पे गिच पिच हो गई। इधर देख लो भैया, ए टी सी जी ए, इसके अपोजिट यहाँ आ जाएगा टी, यहाँ आ जाएगा ए, यहाँ आ जाएगा जी, यहाँ आ जाएगा सी, यहाँ आ जाएगा टी, यहाँ आ जाएगा टी। इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, सी और जी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। अब आपने इसको पिघला दिया, गर्म कर दिया, गर्म कर दिया, टूट जाएगा, अलग अलग हो जाएंगे रज्जुक। तो ये क्या हो गया, ये हो गया निष्क्रियकरण। उसके बाद आपने ठंडा किया, तापानुशीलन किया, एनीलिंग, तो इस पर आके अलग हो चुके रज्जुक, यहाँ पे लग जाएगा प्राइमर, फिर प्राइम एंड पे, इधर भी फिर प्राइम एंड पे लग गया प्राइमर, और इधर है ये फिर प्राइम एंड, इधर होगा 3rd, इधर होगा 5th, तो यहाँ पे 3rd और यहाँ पे 5th, यहाँ पे 3rd और यहाँ पे 5th, 3rd 5th, तो ये इस पर तीसरा जो है OH ग्रुप फ्री है, तो ये जुड़ता चला जाएगा न्यूक्लियोटाइड और लेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है जी, ये थी कहानी पीसीआर की। तो इसमें स्टेप का सबसे पहले डीनेचुरेशन, फिर एनीलिंग, फिर एक्सटेंशन, सबसे पहले निष्क्रियकरण, फिर तापानुशीलन, फिर प्रसार। ठीक है जी, तो बात समझ में आ गई होगी अब। लेकिन एक चीज़ और आप नोट कर लो, अपनी एनसीईआरटी निकाल लो और एनसीईआरटी का पेज नंबर देखो, जहाँ पे ये बना हुआ पीसीआर, जहाँ पे उसने 3 आपको स्टेप दे रखे हैं, डीनेचुरेशन, ठीक है, उसके बाद एनीलिंग, ठीक है, उसके बाद एक्सटेंशन। तो टेम्परेचर और लिख लो, ये उसने आपको दे नहीं रहा कि किस टेम्परेचर पे ये सारा कार्यक्रम हो, ये मैं आपको लिखाना चाहता हूँ। तो पहला स्टेप है डीनेचुरेशन, दूसरा स्टेप है एनीलिंग, उसके लिए मुफीद टेम्परेचर क्या है, फिर एक्सटेंशन। तो थोड़ा सा आपको एक एक्स्ट्रा ज्ञान एनसीईआरटी में जो नहीं है उसके अलावा। पहला वाला होता है 94 डिग्री पे, दूसरा वाला होता है 40 से 60 डिग्री पे, और तीसरे वाला होता है 72 डिग्री पे। ये नोट कर लीजिए आप। देखिए कई जगह 94 से 96 भी दे रखा है, लेकिन 90 प्लस आप याद रख लेना। तो इतने पे ये मेल्ट हो जाए, मेल्टिंग बोलते हैं इसको। जब आप गर्म करेंगे तो ये अलग हो जाना, डबल स्ट्रैंड का सिंगल स्ट्रैंड में, उसको मेल्टिंग भी बोलते हैं। मेल्टिंग कह लीजिए, पिघलना। डीनेचुरेशन कह लीजिए, दोनों अलग अलग हो गए, डीनेचर्ड हो गए, निष्क्रिय हो गए। 94 डिग्री, 40 से 60 डिग्री जब ठंडा करेंगे उसको, ठंडा 40 से 60 डिग्री भी बड़ा गर्म होता है, लेकिन इसके कंपैरिजन में, इसकी तुलना में तो ठंडा किया, 40 से 60 किया, एनीलिंग हो जाएगी, प्राइमर अटैच हो जाएगा, उसके बाद एक्सटेंशन 72 डिग्री पे। ये नोट कर लीजिए, आगे बढ़िए। कह रहा है जी, ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल। चिल्ड इथेनॉल को अगर प्रेसिपिटेट्स आउट, चिल्ड इथेनॉल को प्रेसिपिटेट आउट करने के लिए
ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस फॉर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल प्रेसिपिटेटेड आउट, एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल प्रेसिपिटेटेड आउट डीएनए प्रेसिपिटेट हो जाता है। पुनर्योजन डीएनए प्रौद्योगिकी के लिए डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए, इस प्रक्रिया के लिए हमें सबसे पहले तो डीएनए निकालना है ना। डीएनए जब आपने निकाला और उसमें आपने कोई दूसरा टुकड़ा डीएनए का जोड़ दिया तो ये बन जाएगा डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो सबसे पहले तो आप डीएनए निकालिए ना। डीएनए निकालने के लिए आपने डीएनए एक्सट्रैक्ट किया, परक नदी में आपके डीएनए हैं, उसको आप बाहर कैसे मतलब निकालेंगे? तो उसमें चिल्ड इथेनॉल जब डालते हैं तो डीएनए यहाँ प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, प्रेसिपिटेट बना देता है। भाई डीएनए आपने जो भी कंटेंट लिया सेल के अंदर का न्यूक्लियस, उसमें क्या क्या है? उसमें प्रोटीन्स भी हैं, उसमें आरएनए भी है, उसमें डीएनए भी है। तो आरएनए का डाइजेशन, आरएनए का पाचन करवा देंगे आप आरएनए एंजाइम से, प्रोटीन का पाचन करवा देंगे प्रोटीएस एंजाइम से। अब क्या बचा? केवल डीएनए बचा, लेकिन वो भी इसमें विलयन के रूप में। अब जैसे ही आप इसमें चिल्ड इथेनॉल डालते हैं डीएनए नीचे प्रेसिपिटेट कर जाता है, ठीक है जी। और उसको स्पूलिंग से आप निकाल लेंगे तो डीएनए प्रेसिपिटेट कर जाता है। यही पूछा गया आपसे। पुनर्योजन डीएनए प्रौद्योगिकी के लिए शुद्धिकरण प्रक्रिया में शीतल इथेनॉल को मिलाने से यह किसे अवक्षेपित कर देता है? प्रेसिपिटेट। अवक्षेप किसको कर देता है? डीएनए यहाँ परक नली की तली में प्रेसिपिटेट हो जाता है, जिसको आप निकाल लेंगे। तो ये वीडियो आपकी हो गई 30 मिनट की और हम लोगों ने इस वीडियो में 15 क्वेश्चन डिस्कस कर लीजिए। वाणी को विराम देता हूँ, अगले आपको वीडियो में फिर से मिलता हूँ। तो अब तक हम लोगों ने ये आपके 25 क्वेश्चन 2 वीडियो में डिस्कस कर लिए और दोनों वीडियो 30-30 मिनट की बना दिए ताकि आप बीच बीच में ब्रेक ले लो, बोल लो। अगली वीडियो में आपको 126 से आगे मिलता हूँ। और अगर अभी तक यहाँ पे मेरी बातें समझ में आ रही और आप यहाँ तक मेरे साथ बने हुए हैं तो अब चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेटा, क्योंकि अगले 15-16 दिन आपको बहुत सारी वीडियोस मिलने वाली हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और बच्चे पूरा अगर हो जाएगा उसके बाद मैं आपके लिए आप लोग के लिए विशेष ऑफ़र और लेके आऊँगा। तो बने रहिए, पूरा वीडियो देखिएगा। 90 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अगली वीडियो में 20 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।